So we'll be talking about some crisis which is going on. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे तरह से दब गया है. इवन दो द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि प्रोटेस्ट सब खत्म हो गए एंड अब पीस आ गई है ना, नॉर्मल हो गया है. ऐसा सब नहीं है. थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है. इनफैक्ट अभी से नहीं, 2011 से चल रहा है. ठीक है. सो व्हेन डिड ऑल दिस थिंग स्टार्टेड? 2011. अराउंड 10 साल से चीज चल रही है. ठीक है. तो अभी एकदम पीक पे पहुंच गया है. और सेंट्रल एशिया में ये सबसे बड़ा अब तक का वायलेंस हुआ है. सो दैट इज वाई इट मेक्स दिस न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. तो जैसे आपको दिख रहा है, ये सारे प्रोटेस्टर्स है ना, ये बहुत बड़ा एक टाउन हॉल है. ठीक है, उसको जला दिया गया है. ठीक है. सो we'll first talk about the geography of the area. Whenever such kind of events happen, what we need to know is, ठीक है, from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिटन, एंड फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहले रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ द एरिया, ये आपको स्टैटिक जीके में आएगा. स्टैटिक मतलब जो बदलेगा नहीं. ठीक है. जैसे एरिया का ज्योग्राफी. ठीक है. तो एरिया के ज्योग्राफी में देख लो, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल एशिया. ठीक है, जो आपको यहाँ पे ग्रीन में मार्क दिख रहा है. सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है. ठीक है. कजाकिस्तान सबसे बड़ा है उसमें से, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. कजाकिस्तान इज शेयरिंग बॉर्डर विद तुर्कमेनिस्तान. ठीक है. उसके बाद उज्बेकिस्तान. उसके बाद कायगिस्तान. ठीक है. बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, दैट इज ताजिकिस्तान. तो ताजिकिस्तान, कायगिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये 5 मिलकर जो है हमारा सेंट्रल एशियन नेशंस का वो पार्ट बनता है. ठीक है. अब सेंट्रल एशिया में हम लोग कुछ और कंट्रीज भी कई बार और जोड़ लेते हैं, जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, है ना, जॉर्जिया, इसको भी हम लोग कई बार जोड़ लेते हैं. बट मेन ये 5 है. ठीक है. इकोनॉमी जो हम लोग सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, इन 5 की करते हैं. अब ये 5 किसके पार्ट थे? 1991 से पहले रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, है ना, सोवियत यूनियन था. तो ऑल दिस जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पांचों पांचों के पांचों यूएसएसआर के पार्ट थे. ठीक है. दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द एरिया. ये हो गया ज्योग्राफी. लिटिल बिट मोर अबाउट द ज्योग्राफी. ये है कैस्पियन सी. ठीक है. देयर इज अ, वैसे ये लैंड लॉक है. नॉर्मली सी लैंड लॉक नहीं होता है, ये लैंड लॉक है. ठीक है. तो मोर ऑफ अ लेक है ये. ठीक है. बट इसको सी बोला गया है. क्यों? क्योंकि इट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सैलिनिटी. नॉर्मली लेक का पानी कैसा होता है? खारा नहीं होता ना, नॉर्मल वाटर होता है. ये खारा है, जिसके वजह से कैस्पियन सी को जो है हम लोग कैस्पियन सी का नाम दे रहे हैं. लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जो है लैंड है और बीच में पानी है, दैट इज कॉल्ड एज लैंड लॉक. तो कंट्री भी हो सकते हैं लैंड लॉक, जैसे कजाकिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है. एंड इट इज द बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री दैट वी नो. चारों तरफ से जो है लैंड ही लैंड. ठीक है. जिसका समुंदर से कोई लेना देना नहीं है. अब बोले सर कैस्पियन सी है ना, तो कैस्पियन सी इज खुद खुद एक लैंड लॉक जगह. ठीक है. इसका कोई मेन सी पोर्ट नहीं है जहां से इसका ट्रेडिंग वगैरह हो सके. बट येट इसका इकोनॉमी खराब नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट एबल टू ट्रेड इन डायरेक्टली. डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, बट खराब नहीं है, अच्छा है काफी इसका ट्रेड वगैरह. ठीक है. सो दिस इज द फ्लैग ऑफ कजाकिस्तान. एंड दिस इज, हाँ, नेपाल इज ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री, राइट. ठीक है. तो कजाकिस्तान जो है उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जिसका नाम मैं आगे लेता रहूंगा. ठीक है. जैसे नूर सुल्तान, दिस इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान. ठीक है. आलमती, दिस इज द बिगेस्ट सिटी इन कजाकिस्तान. पहले यही कैपिटल था, बाद में इसको चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया. अब नूर सुल्तान भी नाम नहीं था पहले. ठीक है. द अर्लियर नेम ऑफ नूर सुल्तान वाज अस्थाना. ठीक है ना, अस्थाना. तो अस्थाना वाज रीनेम्ड एज नूर सुल्तान. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम नूर सुल्तान था. ठीक है. तो प्रेसिडेंट के नाम से सिटी का नाम आ गया नूर सुल्तान. ठीक है. आज का कैपिटल है. ठीक है. जानियोजन. ठीक है. जानियोजन जो है ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा है. ठीक है. ज्यादा रिवॉल्ट जैनोजन में हुआ है. ठीक है. अक्ताऊ. ठीक है. देयर इज अनदर सिटी. तो ये 4 सिटीज है. वैसे तो और भी सिटीज है, बट ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. Why is it in news? Because protests are going on. ठीक है. देन रशिया ने जो है अपना CSTO वहां पे डिप्लॉय किया है. नाउ व्हाट इज CSTO विल डिस्कस. ठीक है. कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है. क्या है इसका फंक्शन, क्या होता है, एवरीथिंग विल डिस्कस. ठीक है. तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं.
रशियन वर्जन ऑफ नेटो, यस, वेरी गुड। सो रशिया ने जो है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है। तो एक्सेसिव इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस के कारण जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। ये डेफिनेटली दिस इज द इमीडिएट कॉज, फ्यूल प्राइसेस बढ़े ये इमीडिएट कॉज है, बट देर आर अंडरलाइंग मोर कॉजेज टू इट, ठीक है, जो आपको एसएसबी में खुदेड़ा जाएगा। फॉरेन पावर इन्वॉल्वमेंट, ओके, यस, दिस इज द ट्रिगर पॉइंट यू कैन से, राइट। क्वेट से कुछ रिलेशन नहीं, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ कजाकिस्तान एंड ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। तो ज्योग्राफी, पार्ट ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, largest landlocked country in the world and largest Central Asian nation. Capital Nur Sultan, it was earlier called as Asthana, as I told you. Richest Central Asian country due to large oil and natural gas reserves. ठीक है। Areas of Kazakhstan is having steppe climate. Steppe climate का मतलब वहां पे जो है आपको घास दिखेंगे, ठीक है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू सवाना क्लाइमेट। सवाना मतलब जहाँ पे टाइगर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड होता है। तो व्हाट इज ग्रासलैंड? जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, जिसके वजह से जंगल नहीं ग्रो कर पा रहा है, ट्रीज नहीं ग्रो कर पा रही है, वहां पे घास है, बट वो घास बहुत ऊंचे होते हैं सवाना में, उसमें हाथी छुप सकता है, इतने बड़े बड़े घास होते हैं, ठीक है ना। बट स्टेप में क्या है, स्टेप में आपको येलोइश दिखेगा। इफ यू कैन इमेजिन अ लिटिल बिट, घास है और पूरा येलोइश येलोइश टाइप का है, ठीक है। तो जानवर इसमें एक है एंटेलोप, ठीक है, इसको गूगल कर लेना। एंटेलोप जो है बहुत फेमस है कजाकिस्तान में। पीपल गॉट फेड अप ऑफ द सेम रूलिंग पार्टी। हाँ, क्लास आप ही ले लो, सरनेम भी सेम है हमारा, है ना। सो बोलने दो यार, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, बीच बीच में मत टोको। Coming to the history, earlier it was part of USSR, ठीक है, became an independent country on 16 December 1991, ठीक है। 16 December 1991 में ये जो है ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड? आफ्टर द स्प्लिट फ्रॉम यूएसएसआर, कजाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्टेड हेड होगा, देर विल बी नो राजा महाराजा टाइप का थिंग, और ऐसे हेरारकी नहीं आएगी, राजा का बेटा फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं आएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्शंस होंगे और इलेक्टेड हेड जाएगा एज अ कंट्री का हेड, ठीक है। तो ये रिपब्लिक था, हाउएवर इट कंटिन्यू टू स्टेड अंडर रशियन इन्फ्लुएंस इवन आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा डिप्लोमे ये क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी फॉलो हुई, ठीक है, डेमोक्रेसी फॉलो हुई, बट उसके बाद भी जो प्रेसिडेंट है वो बार बार सेम ही बनते गए। तो इसलिए लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो बार बार सेम प्रेसिडेंट कैसे बन रहा है? 30 साल तक प्रेसिडेंट रहा वहां पे, ठीक है। कौन? ये नूर सुल्तान नजर, क्या ये नजर ना लगे क्या, नजरबाय, लाइक चाइना डेमोक्रेसी, यस, नूर सुल्तान नजरबाय, ठीक है। ये वी जो है यहाँ पे ये क्या है? साइलेंट। इन ऑल द नेम्स, इन ऑल द नेम्स यू विल फाइंड वी टू बी साइलेंट। हर एक नाम में वी साइलेंट होने वाला है, ठीक है। तो नूर सुल्तान नजरबाय जो है, सर कांग्रेस ने भी तो रूल किया, देखो कांग्रेस ने रूल किया बट उसमें एक इंसान ने रूल नहीं किया। यहाँ पे चलो पार्टी तो सेम है, वो तो है ही, यहाँ पे एक इंसान ने 30 साल रूल किया है, ये नूर सुल्तान ने। और अब भी अगर बस चलता तो करता। अब क्यों रिजाइन किया है एंड ऑल दोस थिंग्स विल कवर, अब बीच में मत टोको यार, ठीक है ना। जैसे चल रहा है फ्लो चलने दो, हर चीज कवर हो जाएगी, एंड में क्वेश्चन पूछना अगर आता है तो, ठीक है। कहाँ से नहीं समझ आ रहा? व्हाट थिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? बीच में मत बोलो, ठीक है। एक बार लास्ट बता रहा हूँ, जो चल रहा है चलने दो, दूसरों को नहीं समझ आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमेशा, व्हाट पार्ट यू वांट टू गो थ्रू अगेन? शॉर्ट हिस्ट्री, ओके, ओके, ओके। देखो ऐसा है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है, आफ्टर 1945, तो दो पावर सेंटर्स थे,
ठीक है। नाउ वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर पता है ना, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ, दो पावर सेंटर्स थे, एक अमेरिका था, दूसरा रशिया था। अब रशिया अपने एलीज के साथ, एलीज का मतलब वो कंट्रीज जो उसके साथ है, जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा यूनियन बनाया जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत यूनियन बोलते हैं। उसमें 15 कंट्रीज थी, देयर वर 15 कंट्रीज। ठीक है। तो एक तरफ यूएसए है, दूसरे तरफ ये यूएसएसआर है, और बाकी हमारे तरह जो कंट्रीज है, ठीक है, छोटे मोटे कंट्रीज, इन लोगों ने एक तीसरा थर्ड वर्ल्ड बनाया। दिस थर्ड वर्ल्ड वाज कॉल्ड एज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया, इस नॉन अलाइन मूवमेंट में क्या हुआ कि दिस कंट्रीज डिड नॉट फेवर वन, डिड नॉट फेवर टू। हम लोग सब अलग रहे, हम फिर से झगड़े में नहीं जाएंगे, बहुत नुकसान होता है। सो क्या है कि ये जो नो दो, मतलब ये यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ते रहे, दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर पीरियड, जो कि चला 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक। इसके बीच में क्या है कि कोल्ड वॉर में, मतलब डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे, ठीक है, दे आर नॉट फाइटिंग डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ चल रहा था, और उसके वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, यूएस ने बोला कि देखो भाई हार मान लो, वरना हमारे पास ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, कुछ नहीं करेंगे। वो जापान के साथ एक बार हो गया तो हो गया था, बट समझ लो तुम, हार मान लो, वरना तो है ही हमारे पास, नहीं कुछ करेंगे नहीं, बट समझ लो। सो बिकॉज ऑफ दैट पूरा इकोनॉमी उनका गिर गया, जितने भी एलिस थे वो लोग डर गए, और यूएसएसआर स्प्लिट हो गया। ठीक है। तो 15 जो कंट्रीज है वो अलग अलग हो गई। तो सबसे बड़ा उसमें से रशिया है, उसमें से 5 निकल कर आए ये सेंट्रल एशियन, जो भी हमने बात की इधर, ये 5, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब यूएसएसआर के पुराने पार्ट है। ठीक है, और भी है, 15 में से तो अभी मैंने 5 बताया, छठा हो गया रशिया। वैसे ही एक जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, देयर आर मेनी मोर, तो दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट राइट नाउ। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर में सबसे बड़ा नेशन कौन था, रशिया था। अब ये रशिया से ही टूट कर बना है ना, कब, 16 दिसंबर 1991, जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ। ठीक है। यूएस ने जब इनको धमकी दी, ये मान गए, और 1991 में ये स्प्लिट हो गया यूएसएसआर। यूएसएसआर जब स्प्लिट हुआ, ये जो 15 कंट्रीज बनी, ये भी उसी में से आया ना, कजाकिस्तान। तो बेसिकली स्प्लिट होने के बाद कजाकिस्तान रिपब्लिक तो बना, बट फिर भी ये रशियन इन्फ्लुएंस में ही रहा बहुत लंबे समय तक। ठीक है। रशिया के जो भी पावरफुल लोग थे, जो भी लीडर्स थे, वो यहाँ पे एक तरीके से इनको कठपुतली की तरह नचा रहे थे। तो नूर सुल्तान जो है, ये भी रशियन पावरफुल लोगों का ही एक फेवरेट बंदा था। ठीक है। नूर सुल्तान नजरबाय, ठीक है, वी जो है ये साइलेंट है। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्न द कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 30 years। तो इवन दो इट बिकेम अ रिपब्लिक, जहाँ पे इलेक्टेड हेड होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है बहुत पावरफुल है, ये इंडियन प्रेसिडेंट की तरह नहीं है, ये बंधा नहीं है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो खुद सिलेक्ट करता है। ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाकायदा उधर, जो लोग करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यस, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, राइट। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां पे डायरेक्ट होता है। सो इज हैविंग अ लॉट ऑफ पावर इन हिज हैंड। ही इज ऑल्सो हैविंग विटो, विटो पावर इन हिज हैंड। विटो पावर मतलब जैसे हमारे इंडिया में कोई भी बिल पास होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, देन इट गोज फॉर साइनिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास एक बार ऑप्शन होता है कि बिल वापस करने का, बट सेकेंड टाइम आता है तो साइन करना पड़ता है। यहाँ पे नहीं है ऐसा। ही इज हैविंग द वेटो, उसने मना कर दिया था, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम बता देता हूँ अभी। वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड इन द कंट्री इज दैट कि 30 साल से एक ही इंसान कैसे रूल किया जा रहा है। जब हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कर रहे हैं, उसके बाद भी एक ही इंसान किस तरीके से रूल कर रहा है। सो कहने के लिए कजाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जो दिखाई दे रहा है वो एक ऑटोक्रेटिक नेशन की तरह है। ऑटोक्रेटिक नेशन का मतलब मोर और लेस लाइक डिक्टेटरशिप। ठीक है। तो कजाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक। नाउ वन ऑफ द गुड फैक्टर अबाउट द प्लेस इज दैट इवन दो इट साउंड्स लाइक अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, ऐसा लगता है, बट मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम लोग हैं, बट फिर भी ये, जैसे तालिबान लोग कर रहे हैं अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान है, जैसे इस्लामिक बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है इधर। इट इज क्वाइट सेक्युलर। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, विल नॉट फेस एनी मच प्रॉब्लम ओवर हियर बेस्ड ऑन योर रिलीजन। ठीक है। तो उस हिसाब से काफी हद तक सेक्युलर रिपब्लिक है ये। तो डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक।
but the president can veto any legislation passed in the parliament. तो lot of power is there in the hands of this president. ये है president, ठीक है, ये है वो नूर सुल्तान, ठीक है। और जैसे आपको दिख रहा है कि रशिया के साथ एकदम अच्छी पार्टनरशिप है इनकी। तो नूर सुल्तान Nazarbayev was elected democratically, but however he was close to the Russian leadership and ruled Kazakhstan as an autocrat. ठीक है, डेमोक्रेटिकली उसको लाया गया, बट हर बार इलेक्शन होता, हर बार वही जीतता। तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होने लगा, बट लोगों ने कुछ किया नहीं। ठीक है, कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? रीजन क्या है? ही मैनेज टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। इनका जो इकोनॉमी है ये इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि इस इंसान ने जो है बहुत ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ला दिए। दोनों ट्विंस दिख रहे हैं, अच्छा, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन हिज कंट्री, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑयल एंड गैस का रिजर्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो शेवरॉन एक कंपनी है, ठीक है, ये जो है यूएस इसके लिए जो है अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कंपनी लाइक शेवरॉन इज देयर, सो यूएस इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंपनीज लाइक दिस। देन फ्रांस का टोटल एनर्जीज है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े और भी कंपनीज है जो कि वहां पे आकर कजाकिस्तान के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अराउंड 60% ऑफ सेंट्रल एशिया का जो जीडीपी है वो अकेले कजाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, जिसके वजह से लोगों को उतनी दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, ही मेंटेन वेरी गुड रिलेशनशिप विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। यूएस को भी बैलेंस किया, रशिया के साथ तो बहुत क्लोज है, वो तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन यूएस को भी बैलेंस किया। ठीक है, इज इट अ डेवलप कंट्री? वेरी मच, इनफैक्ट मोर देन इंडिया। ठीक है, आई शो यू, दिखेगा आपको। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज को भी बहुत अच्छे से इसने बैलेंस किया। तो दिस इज समथिंग आई वुड से कि जैसे हमारे मोदी जी है, ठीक है, ही इज हैविंग अ वेरी गुड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, so similarly he has also done the same. The country grew rich through its vast exports of oil, gas and minerals. So if you see the country, ठीक है, you can post on Instagram कि this is not a place in USA or UK, this is Kazakhstan। ठीक है, जैसे इंडिया के कोई एक अच्छे जगह को वो फोटो डाल के बोलते हैं ना, दिस इज नॉट यूएसए और यूके, दिस इज इंडिया। ठीक है, सो एज यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेस, ठीक है, सो इट इज हाईली डेवलप्ड, बहुत अच्छा डेवलप्ड है उधर। ठीक है, इंस्टाग्राम कम करिए। ओके, सो अब तक तो सब सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, देश में कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही, इकोनॉमी बढ़ रहा है ना, 60% सेंट्रल एशिया का जीडीपी भी है। नाउ बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ? 2011 से। ठीक है, दे गॉट स्टक इन डच डिजीज। आप जो स्टार्टिंग में ज्ञानी आए थे, बताओ डच डिजीज क्या है? व्हाट इज दिस डच डिजीज? ये जो है ये वहां पे आया, दिस इज नॉट नाइजीरिया और केनिया, दिस इज पाकिस्तान। ओके, तो ये डच डिजीज, एनीवन? बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिजीज लाइक वी हैव इन आवर बॉडी। डच डिजीज हुआ उधर, व्हाट इज दिस? एनीवन? ओके, पढ़ के बता दो। ओके, गूगल करता हूँ, नहीं समझेगा समझो। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस डच डिजीज इज बेसिकली अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। ठीक है, ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, जैसे मैंने कहा, दिस इज इकोनॉमिक कंसेप्ट। नाउ जस्ट फॉर माय रेफरेंस, देखो आज के डेट में अगर हम लोग $1 देखें तो 75 रुपीज है ना, लगभग लगभग, आई एम नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि $1 इज इक्वल टू 60 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई? आर करेंसी बिकेम स्ट्रांग और वीक? स्ट्रांग हो गई। इज इट गुड और बैड? अब आएगा ना मजा। बोथ, दिस इज बेसिकली बैड। ठीक है, बैड फॉर एक्सपोर्ट्स। हाउ? देखते हैं, इसी को बोलते हैं डच डिजीज। अब डच डिजीज है क्या? ठीक है, डच डिजीज है क्या? डच डिजीज है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई गुड न्यूज आ जाए, गुड न्यूज जैसे कि
फॉरेस्ट रिजर्व नहीं, सुनो सुनो, ठीक है। डस्ट डिजीज में क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में कोई गुड न्यूज आ जाता है, जैसे कि हमें एक नया कोयले का खान मिल गया, या नया पेट्रोलियम का वो मिल गया, रिसोर्स मिल गया, तो सम न्यू नेचुरल रिसोर्स, कुछ भी हो सकता है, न्यू नेचुरल रिसोर्स हैज बीन फाउंड। अब वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर पैसा लगाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज अपना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो मैनी लेट्स से कि अभी कजाकिस्तान पढ़ रहे, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। कजाकिस्तान में 2011 में बहुत सारे ऑयल के वो खदान मिले, जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने, देखो रिलेशन तो अच्छा था ही, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें डाला। जब पैसा बाहर से अपने देश में आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द फॉरेन कैश दैट यू आर हैविंग, व्हाट हैपेंस इज योर करेंसी बिकम स्ट्रॉन्गर। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन विथ मी सो फार? ओके। अब करेंसी की वैल्यू बढ़ने से हुआ क्या, देखो। ऑयल के इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम इन ऑयल एक्सपोर्ट्स, इसमें तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। सो इसमें तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। बट नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। नाउ लेट्स से कि टुडे द वैल्यू ऑफ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू रिसोर्स, बिकॉज ऑफ दिस गुड न्यूज, व्हाट हैपेंड इज आवर रुपी बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड नाउ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है ना। $1 हैज बिकम 60। नाउ इसका क्या इफेक्ट होगा? अर्लियर लेट्स से कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ पेन इन इंडिया वाज 65 रुपीज, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना, 65 रुपीज था। और ये हमारा एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी का पेन है, ठीक है ना। मतलब आप सोचो, और वो पेन लिख देता है आपका हाथ पकड़ के, ठीक है, इतना अच्छा क्वालिटी का पेन है। तो हम क्या करते थे, इसको यूएस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर देते थे। सो यू टू वी यूज टू एक्सपोर्ट दिस टू यूएसए एंड वी यूज टू सेल इट फॉर $1। तो $1 में इसको सेल किया, तो अगर अभी की बात करें तो 75 रुपीज मिल रहा है। तो अगर आज की डेट की बात करें तो मैन्युफैक्चरर को 65 रुपीज में बनाने के बाद अगर $1 मिल रहा है, तो 75 रुपीज है, तो उसको ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ रही बात? अब लेट से कि हमारा जो करेंसी है वो हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है, करेंसी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। बट ये स्ट्रॉन्ग किस लिए हुआ? क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट की गई है। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा? 65 रुपीज का 65 रुपीज ही रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। बट बिकॉज हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, अब वो हो गई 60 रुपीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 65 है, हम लोग उसी पेन को यूएस में भेज रहे हैं। अब यूएस में वो $1 में बिकेगा, तो 60 रुपीज ही आएगा, मतलब 5 का घाटा है। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरर बेचेगा क्यों? तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, दाम बढ़ाओ। अब दाम बढ़ाकर उसको 1.2 करोगे या 1.5 करोगे, दाम जब बढ़ाओगे, तो क्या होगा, अब लोकल बिजनेसेस जो होंगे यूएस के, वो लोग बोलेंगे कि ₹1.5, $1.5 का पेन हम तो 80 सेंट्स में दे देंगे, 90 सेंट्स में दे देंगे, या $1 में दे देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट गया उस कंट्री में, वो उधर उनके मार्केट के लोकल कंपटीटर्स के साथ compete नहीं कर पाएगा। ये तो छोटा एग्जांपल है ना, बड़े एग्जांपल्स भी है इसके, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में या तो आप लॉस में बेचोगे, जो हम कर नहीं सकते, लॉस में तो लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा। और अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो उनके लोकल प्रोडक्ट्स के साथ, उनके जो लोकल चीपर प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट्स है नॉन रिसोर्स चीजों का, अगर ये जो नया रिसोर्स मिला है वो तो ठीक है। रीजन फॉर कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस, वन ऑफ द रीजंस, नॉट एग्जैक्ट नहीं, हम हमारे यहाँ पे डस्ट डिजीज नहीं है, ठीक है। नहीं, देखो ऐसा है ना कि अब जैसे आप लोगों ने बोला इट इज गुड, इट इज गुड, वो नॉर्मल कंडीशन में अगर स्ट्रांग हो जाता है, नॉर्मल इकोनॉमी में अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो इट विल बी गुड। बट नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये अचानक है, ठीक है ना, ये सडन इंक्रीज है। व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट अ गुड न्यूज इन आवर कंट्री, जिसके वजह से सब लोग आ गए यहाँ पे। वो जो होता है ना, हनी देखकर सब मधुमक्खियां भाग कर आती है, वो बात है। ये अचानक हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है इसके वजह से हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इसलिए अचानक से जो है हमारा करेंसी स्ट्रांग हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। इसके वजह से जो है हमें दिक्कत आएगी। नेचुरल वे में बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, इट मीन्स कि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच चुका है, ठीक है। बट ये अचानक होने वाली चीज खराब है, ये अचानक होने से नुकसान होता है।
उन सेक्टर्स को जो उस नेचुरल रिसोर्स से डील नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, तो गोइंग बैक टू दिस, ठीक है, सो हुआ क्या, गोइंग बैक टू दिस, इन द कजाक सिटी ऑफ जेनोजन फियर्स अनरेस्ट इरप्टेड। व्हाई? हाँ, अचानक वाला टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज नॉन मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्रम्बल्ड एंड हेंस वेल्थ वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पब्लिक। ठीक है, सो wealth was not distributed among the public, people lost their jobs and became unemployed। अब तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा 2011 में। तो कजाक सिटी ऑफ जेनोजन, अभी मैंने नाम लिया था स्टार्टिंग में, तो वहां पे फियर्स अनरेस्ट हो गया आफ्टर ऑयल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। ओवर अ डजन पीपल वर किल्ड व्हेन अथॉरिटीज क्रैक डाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स। ठीक है, तो अथॉरिटीज ने वहां पे गोलीबारी कर दी। तो कंट्रीज रेपुटेशन, ये एक बहुत ही पीसफुल, देखो सेंट्रल एशिया हमेशा से ही अनरेस्ट में रहता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में पीस नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज अगेन रशिया और यूएसए। ये क्या है ना, ये किसी को पीसफुली रहने नहीं देते। आप जाओगे इसराइल में, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप जाओगे सऊदी अरेबिया, ईरान में, इन दोनों हमेशा झगड़ते रहेंगे। ठीक है, आप जाओगे सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, ये यूएसए और रशिया दोनों को शांत नहीं रहने देते। क्यों? बताया था मैंने जब एक बार, है ना, जब वी टॉक्ट अबाउट इजराइल इशू, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जितने भी बड़े बड़े नेशंस है, ठीक है, ये लोग अपना इक्विपमेंट, अपना मटेरियल, ये सब बेचना चाहते हैं। अगर दुनिया में पीस होगी तो आर्मी की जरूरत नहीं है, आर्मी की जरूरत नहीं है तो वेपन्स कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई ये लोग पीसफुली रहने नहीं देते किसी को। ठीक है, तो लेकिन इनका रेपुटेशन था कि बहुत पीसफुल कंट्री है, मॉडरेट ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, मतलब ऑटोक्रेसी है बट मॉडरेट है, चल जाएगा, उतना तानाशाही नहीं है इधर। बट ये जो है ना, ये जो इमेज है, ये खराब हो गई 2011 में, जब इतना फाइट हुआ, फियर्सफुल हो गया। ठीक है, राजा के मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा होने लगी कि प्रेसिडेंट क्यों कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तब समझ में आया बाहर निकल कर कि ये मॉडरेट नहीं, खतरनाक टाइप का ऑटोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी तो दूर की बात है। ठीक है, सो ये डच डिजीज बता दिया एज इकोनॉमिक कंसेप्ट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। नेचुरल रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है। ऑटोक्रेटिक का मतलब जैसे हिटलर है। ठीक है, किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, वो अपनी मनमानी करता है, वो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप। सो एज यू कैन सी व्हाट हैपेंस इज नेचुरल रिसोर्स हाई हो गया। इफ यू कैन सी द कलर, ऑरेंज इज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज बिकमिंग हाई। ठीक है, करेंसी वैल्यू ऊपर जा रही है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड गिर रहा है। क्यों? बाहर compete नहीं कर पा रहे, वो एक्सपोर्ट किसका करेंगे, है ना, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर गुड जो है वो गिरता चला जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डच डिजीज। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, समझा दिया है। नाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन स्टिल, कुछ ना कुछ करके गाड़ी को धक्का मार के चला रहे थे। मार्च 2019, ठीक है, ये नूर सुल्तान को समझ आ गया कि अगर मैंने अभी नहीं छोड़ा ना, कल को ये लोग मुझे लात मार के निकाल देंगे। तो उसने क्या किया, उसने इज्जत से रिजाइन कर दिया। ठीक है, वो इंडियंस बोलते हैं ना, इज्जत से सुधर जा वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो इसको वो समझ में आ गई बात। ठीक है, ही इज लिटिल इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इज्जत से समझ में आ गई इसको बात। ठीक है, so as the pressure increased, the president Nur Sultan Nazarbayev resigned as the president। बट ठीक है, अब देखो कैसा है ना कि वो अपना वो नहीं खोना चाहता था, पावर नहीं खोना चाहता था। तो इसने क्या किया, अगला जो प्रेसिडेंट आया उसने अपना फेवरेट पर्सन अपॉइंट कर दिया। ठीक है ना, और जो भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे वो उसने फिर भी अपने पास ही रखे। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट था, वेलकम टू नो। सो व्हेन ही रिजाइंड ही हैड गिवन सम रीजन कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूँ। सो 81 ईयर ओल्ड था। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ पोस्ट सोवियत वर्ल्ड। व्हेन ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, ही साइटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वन ऑफ द रीजंस फॉर लीविंग ऑफिस। 81 ईयर्स का है ना, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कैसे रहूंगा। ठीक है, बट द मेन रीजन वाज एज द इकोनॉमिक कंडीशन वर्सेंड, ही वांटेड टू लीव द लीडरशिप बिफोर द प्रोटेस्ट गेट्स इंटेंस एंड हिस्ट्री रिमेंबर्स हिम इन अ बैड लाइट। ठीक है ना, तो बुरे हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में उसका नाम खराब ना हो, इसलिए उसने सोचा इस टाइम पे छोड़ना बेटर है। ठीक है, लेकिन इतिहास तो अब बन चुकी है, तो नाम तो खराब हो चुका है। However, until recently, he retained key positions in the country. Key positions रखा। He continued to head the powerful Security Council. जो Security Council है उधर की, उसको उसने अपने पास रखा। And the ruling Noor Otton पार्टी, वहां पे एक पार्टी है जैसे कांग्रेस बीजेपी होता है, वहां पे एक पार्टी है रूलिंग पार्टी कॉल्ड एज नूर ऑटन पार्टी। ये उसका हेड था।
ये अंटिल रिसेंटली अभी नवंबर 2021 में छोड़ा। मतलब देखो ये सब जानते हैं कि जनवरी में कुछ हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर जनवरी में कुछ होने वाला है, तो उससे मतलब एकदम उस इवेंट से होने से पहले ये अपना पद छोड़ रहा है, सब जानते ही है। ऐसा कर सकते हैं, प्रेसिडेंट हट गया, एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। अब पता नहीं उनके कंट्री में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या है। हाँ इतना पता है कि वहां पे वो गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट करते हैं, पीएम खुद बनाते हैं और इस तरीके से। हाँ अशरफ गानी की तरह जो इसमें था, अफगानिस्तान में था। ठीक है, सो वी डू नॉट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज दे आर एग्जैक्टली फॉलोइंग, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है। अब इसके बाद कासिम जोरमात टोकावे आया, ठीक है। तो ये जोरमात कासिम टोकावे जो है, ही बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इन 2019, ठीक है। ही वाज मोर और लेस पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ नूर सुल्तान। नूर सुल्तान का ये पपेट वो था, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ हिम। In November 2021, Nur Sultan handed over the party's leadership to कासिम जोरमा टोकावे, ठीक है। इसको जो है उसने पार्टी का भी वो दे दिया, ये नूर ओटन पार्टी की जो मैंने बात की उसका भी लीडरशिप इसके हाथ में दे दिया, किसने, नूर सुल्तान ने। अब नूर सुल्तान कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो अपना पूरा पल्ला झाड़ देना चाहता है कि इसमें पूरे इसमें मैं हूं ही नहीं, कहीं पे भी नहीं हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का हेड था, नूर ओटन पार्टी का हेड था, अब सब कुछ छोड़ दिया। कब, नवंबर 2021 में। तो ये है हमारे कासिम साहब, ठीक है, दिस इज कासिम। नूर सुल्तान ने जो अपना मस्त सा वो बनाया था, क्या बोलते हैं, स्टेचू बनाया था, और एक नहीं ऐसे बहुत सारे स्टैचूज है। ये स्टैचू भी गिरा दिया गया अभी, ठीक है, प्रोटेस्ट में स्टैचू भी गिर गया। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट हुआ तो हुआ क्यों? मीनवाइल द डच डिजीज गॉट वर्स। यस, इनडायरेक्टली ही हैड पावर, ठीक है। तो वही तो कह रहा हूँ कि नवाबी नहीं घटे, ठीक है, जो भी है फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, वो बात है, ठीक है। सो रीजंस फॉर प्रोटेस्ट, मीनवाइल द डच डिसीज गॉट वर्स। इन ऑटम 2021 द कॉस्ट ऑफ फूड रोज ड्रास्टिकली। वहां पे जो है फूड का जो रेट है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ता रहा, जिसके वजह से गवर्नमेंट को वहां पे एक्सपोर्ट्स बंद करवाने पड़े, कैटल्स एंड स्मॉलर एनिमल्स के, जिसको खाया जा सकता है, ठीक है ना, भेड़ बकरी ये सब जो है, उन्होंने कैटल्स का एक्सपोर्ट बंद करवा दिया। साथ ही साथ पोटैटोज एंड कैरेट का भी एक्सपोर्ट बंद करवा दिया, ताकि जो चीजें है वो अंदर ही रहे कंट्री में, ठीक है ना। तो फूड क्राइसिस आया पहले ऑटम 2021 में। कजाकिस्तान ऑल्सो फेल टू जनरेट सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लीडिंग टू एनर्जी शटडाउन्स, ठीक है, इमरजेंसी शटडाउन्स। तो एनर्जी के जितने पावर प्लांट्स वगैरह वो सब थे, सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो सारे फैक्ट्रीज को नहीं चला पा रहे थे, तो शट डाउन हो गए, जिसके वजह से लोगों के जॉब्स चले गए। अब जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय किसको करेंगे, ठीक है। सो दे हैड टू रिले ऑन रशिया टू कॉम्पनसेट द पावर आउटरेजेस, ठीक है। अब कुछ कुछ फैक्ट्रीज तो चलानी ही पड़ेगी ना, कुछ कुछ बंद कर दिए, वहां पे लोगों को निकाल दिया, वो तो ठीक है, कुछ कुछ तो चलानी पड़ेगी। तो उसके लिए रशिया से इन लोगों ने हेल्प की। रशिया इनका मतलब फॉर एवर पार्टनर है, ठीक है, बचपन का प्यार, ठीक है, भूल नहीं जाना रे टाइप का, ठीक है। नाउ कजाकिस्तान इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा वो न करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बनाने की वो कर रहे हैं। अब इनके पास यूरेनियम है बहुत, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ यूरेनियम, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज को बेचते हैं। बट इन्होंने अपने लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट अब भी नहीं बनाया, बनाएंगे। नाउ इट इज देयर इन देयर प्लानिंग कमिटी कि अभी दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो एनर्जी के लिए उनको जो यूरेनियम चाहिए वो है। हाँ रशिया तो भूल गया इंडिया का, नहीं 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 भूला, ठीक है, अभी हम लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ रीसेंट क्राइसिस, मतलब जो एकदम रीसेंट ट्रिगर है वो किससे हुआ? 1 जनवरी 2022, द प्राइस ऑफ एलपीजी डबल्ड इन द सिटी ऑफ जेनोजेन, ठीक है। जेनोजेन में जो है ये एलपीजी का जो प्राइस है ये डबल हो गया, ठीक है ना। तो 1 kg ऑफ एलपीजी इन द सिटी वाज अराउंड 50 टेंज, ठीक है, ये उनका करेंसी है, TNGE, ठीक है, 50 का था इन ऑलमोस्ट फुल ऑफ 2021। 2021 में 50 के रेट से चल रहा था, इट इंक्रीज टू 120, डबल से भी ज्यादा इनफैक्ट ये, ठीक है ना, दिस इज इनफैक्ट मोर देन डबल। तो 100% से भी ऊपर राइज हो गया, तो लोगों की तो हटेगी ना, फिर 60% राइज है ये, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द स्पाइक, नहीं 60 नहीं, 120% राइज है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द स्पाइक रिलेट्स टू रिफॉर्म्स इन द फ्यूल मार्केट, ठीक है, फ्यूल मार्केट में जो है हाँ किडनी में हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, लोगों के। नाउ व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप इंडिया को इससे रिलेट कर सकते हो, एलपीजी पे यहाँ पे सब्सिडी मिलती थी अपने कंट्री में, राइट, यूज टू गेट सब्सिडी ऑन एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। तो अगर अगर 800 का आता था
तो आप 800 रुपए पे करते थे, कुछ 200 300 400 जो भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता, दैट इज कॉल्ड अ सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने कहा ऑलरेडी बहुत सारा क्राइसिस है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस है, गवर्नमेंट इतना नहीं पे कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं, सब्सिडी बंद करते हैं। सब्सिडी बंद करने के बाद क्या हुआ, सब्सिडी बंद करने के बाद ये लोग प्राइस भी रेगुलेट करने से बंद कर दिए। अब हम लोग प्राइस नहीं रेगुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, व्हाट इज द फ्यूल मार्केट प्राइस, उस प्राइस पे आपको खरीदना है। अब देखो कजाकिस्तान का लोकेशन कैसा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है ना, वहां पे बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो जनवरी बहुत पीक है ना ठंडी का, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है अभी। तो उस टाइम पे लोगों को एलपीजी यूज करके अपने घर में जो है हीटर यूज करते हैं, दे यूज अ हीटर एट इन देयर होम। तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम है, तो एलपीजी पे चलता है वो हीटर। अब इस टाइम पे एलपीजी की डिमांड वहां पे एकदम हाई होती है, ठीक है। हाँ, बर्फ मतलब बेसिकली कोल्ड हो जाता है उधर, राइट। ओके सुभाष, सो फॉर यू आई विल स्पीक मोर इन इंग्लिश, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज, बिकॉज इज अ कोल्ड कंट्री, ठीक है, एंड basically they require LPG not only for cooking purpose but also for running their heaters. So because of that, the demand increases. Okay. Now there is a simple economic concept. If anything's demand increases, the prices are also going to increase. Demand decreases, the price are also going to decrease. Now what happened over there? Government stopped the subsidy. So once the subsidy was gone and the market was not regulated anymore by the government, what happened is the rates were being dictated by the fuel market. Whatever rate is there in the international market, they have to pay that. So from 50, it went to 120. And all these reforms were to come into effect from 1st January 2022. ठीक है ना। तो कब से अप्लाई होने वाला था ये, 1st जनवरी 2022 से अप्लाई होने वाला था। तो इसके वजह से 1 तारीख को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉप रेगुलेटिंग द फ्यूल प्राइसेस एंड रिमूव द सब्सिडी ऑन एलपीजी, allowed the fuel market to dictate its price. This resulted in rising cost at the time of rising demand due to cold condition LPG used for heating. So far so good. Any problem? Now 4 जनवरी तक बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है। 4 जनवरी तक क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया, ठीक है। एंड सबसे बड़ा जो उधर का सिटी है एलमती, ठीक है, एलमती तक ये जो है स्प्रेड हो गया। ये काफी मतलब पीसफुल शहर है, बहुत बड़ा शहर है, इट वाज द अर्लियर कैपिटल ऑफ दैट। तो यहाँ तक भी अब जो है बात पहुंच गई। जेनोजन देखा आपने वेस्ट साइड में, एलमती देखा आपने ईस्ट साइड में। तो इतने पूरे बड़े जगह पे जो है ये प्रोटेस्ट स्प्रेड होने लगा, लोग एकदम वॉयलेंट हो गए। इन रिस्पॉन्स प्रेसिडेंट ने तुरंत क्या किया, प्राइस को फिर से कैप लगा दिया एंड उसको 50 पे लाया। बट नाउ एक बार आप मतलब अंदर से जब आप फूटने लगो ना, एक रीजन से आप फूटते हो, फिर आप सबका बदला लेते हो, ठीक है। जो भी इतने दिन तक अंदर थी सब कुछ एक साथ बाहर आने लगती है। नाउ फ्यूल प्राइसेस ने ट्रिगर तो किया, बट प्रॉब्लम तो और भी थी ना, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट रुक ही नहीं रहा था। प्राइस तो यहाँ पे, हाँ, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है। सो प्राइसेस जो है अब ये कंट्रोल कर लिया, बट फिर भी अब लोगों का गुस्सा नहीं रुका, ठीक है। तो 5 जनवरी 2022 2 वीक का स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दिया, ठीक है। 2 वीक स्टेट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी काइंड ऑफ आर्टिकल 352 जैसे। नाउ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वेर सैक्ड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में भी पावर है, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक किसान का गुस्सा, राइट। सो गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ये हमारे इंडिया में भी दे, है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से चलते हैं, हमने देखा था, है ना, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 वी हैव स्टडीड कि बेसिकली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दे विल ऑपरेट बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये वो है, ठीक है। तो वहां पे भी वही है, यहाँ पे तो डायरेक्ट उठा के फेंक देता है। इंडिया में तो ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तभी ये डिसॉल्व होगा। वहां पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, तो प्रेसिडेंट ने इन दोनों को निकाल दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को भी प्राइम मिनिस्टर को भी। प्रोटेस्टर्स जो है, इन लोगों ने जो स्टैचू था अभी जो मैंने दिखाया आपको, वो जो है गिरा दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये है नूर सुल्तान का स्टैचू, एकदम रस्सी वस्सी बांध कर इसको पूरा गिरा दिया, ठीक है। सो प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुंच गया था। सिटी हॉल ऑफ एलमती सेट अब्लेज, ठीक है। तो ये जो एलमती में जो सिटी हॉल है, बहुत बड़ा सिटी हॉल था, उसको भी इन्होंने आग लगा दी, ठीक है। ये दिस इज द सिटी हॉल, ठीक है। तो फिर ऐसा सब कुछ हो रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना देश में कंट्रोल करने के लिए। सो व्हाट हैपेंड, तो प्रेसिडेंट टुक अवे
कॉल्स ऑन रशिया एंड CSTO फॉर मिलिट्री हेल्प। ठीक है, तो रशिया को फोन किया, जब भी ऐसा कोई दिक्कत होता है तो रशिया को फोन करते हैं। अब एक चीज समझो, CSTO रशिया का नहीं है, जैसे नेटो US का नहीं है। हो सकता है कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो, बट इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सिंगल कंट्री। CSTO में रशिया का 50% इन्वेस्टमेंट है, बाकी सबका कम 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 है, बट 50% रशिया का है, बट इट इज रशिया का लोन नहीं है वो। ठीक है ना? तो CSTO क्या है? इट इज काइंड ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें 6 कंट्रीज है आज के डेट में। ये 6 कंट्री का भाईचारा ऐसा है कि अगर किसी किसी ने भी एक को भी छुआ ना, तो बाकी 5 आकर भी लड़ाई करेंगे। तो इतना भाईचारा है। तो जो भी ये CSTO के मेंबर्स है, द थिंग इज दैट कि अगर किसी एक भी मेंबर के ऊपर कुछ भी होता है तो हम सब जाकर लड़ेंगे। लेकिन पॉइंट समझो, यहाँ पे एक क्लॉज 4 है, आर्टिकल 4 है CSTO का, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्टिकल 4 है। इफ वन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एग्रेशन, दिस एग्रेशन हैज बीन डिफाइंड इन दैट, मैंने सिर्फ एग्रेशन लिखा है, दिस इज एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई दूसरे देश ने आके मारा है तो बाकी 5 लोग आकर, मतलब ये 6 लोग मिलकर उस एक इंसान की लाल बत्ती लेंगे। ठीक है ना? ऐसा इनका नियम है। बट जो प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है, ठीक है, जो प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है, क्या ये प्रॉब्लम कोई दूसरी कंट्री आके क्रिएट कर रही है या इनके खुद के लोग हैं? ये तो इंटरनल है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिकल 4 को वो किया गया, ठीक है, यूज किया गया ये CSTO को बुलाने के लिए, इसके ऊपर अब सवाल उठा है। ये तो सही नहीं है, बिकॉज इज ए इंटरनल प्रॉब्लम। ठीक है ना? बट इसका जवाब दे पाएगी गवर्नमेंट। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सब के पीछे कौन। जैसे अभी अभिषेक का SSB था, सो अभिषेक वाज आस्क्ड कि हु इज बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है, न्यूज में आपको ये सब मिलेगा। न्यूज में वोंट जनरली फाइंड कि इसके पीछे कौन। अरे नहीं, रुक जा, रुक जा, इतने जल्दी थोड़ी पर्दाफाश करूंगा। जानने के लिए देखते रहिए। ठीक है, आगे सुनते रहिए। नहीं यार, नहीं। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस of 6 country. It came into effect in 2002. Its origin can be traced to collective security treaty which was signed in 1992. ठीक है, 1992 में उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में एक ट्रीटी बनी थी, जिससे ये लोगों ने बोला था कि भाई तू अकेला नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ज्यादा लोग थे। ठीक है, देयर वर 9 कंट्रीज इनिशियली, बट बाद में क्या है कि 3 कंट्रीज ने छोड़ दिया, एंड बाकी जो 6 कंट्रीज है वो बच गई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? रशिया में, रशिया के मॉस्को में। आर्टिकल 4 मैंने आपको अभी बता दिया। तो करेंट मेंबर्स कितने हैं? 6, रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। वैसे कुछ दिन पहले आर्मेनिया में भी कुछ वो हुआ था, फाइट हुआ था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। उस टाइम पे भी CSTO को बुलाने की बात हुई थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम उसमें ये था कि आर्मेनिया CSTO का मेंबर है, वो इधर से वो बुला रहा था। अजरबैजान ने इधर छोड़ने के बाद इसने नेटो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इसका एक दोस्त भी है, ये बोलते हैं टर्की। ठीक है, टर्की अजरबैजान का दोस्त है, तो उसने नेटो फोर्सेस को वहां से बुला लिया। तो बिकॉज ऑफ दैट ये रुक गया। ठीक है, क्योंकि नेटो और इसमें हो जाता तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। ठीक है, तो दैट इज वाई ये आगे नहीं बढ़ा। तो CSTO वॉज फर्स्ट टाइम डिप्लॉयड इन एनी कंट्री। हाँ, बताया था ना, यस। तो CSTO वॉज फर्स्ट टाइम डिप्लॉयड इन एनी कंट्री। ठीक है, इनको भी बहुत ही बोरियत वाली फीलिंग आएगी ना, मतलब 1992 से बने हैं, 2022 आ गया, हमें आज तक किसने नहीं बुलाया। अभी भले ही तुम्हारा इंटरनल हो, हमें जाना है। मेरे को तो लगता है CSTO के मेंबर नहीं बुलाओगे यार, हमें भी यूज कर लो कभी, हम बने हुए हैं। ठीक है, तो मेरे को तो लगता है जंग पड़ रहा है हमारे इक्विपमेंट्स पे, बुला लो, चले जाते हैं, मौका मिल गया। ठीक है, सो ये जो है पहली बार यूज किया गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रोटेस्ट का बता दिया, ये सारे वो मेंबर्स है। ठीक है, दिस आर द मेंबर्स ऑफ CSTO। ठीक है, तो ये देखो वर्ल्ड ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, जो आपको ब्लू दिख रहा है दैट इज नेटो, और जो आपको ऑरेंज दिख रहा है दैट इज CSTO। ठीक है, आपको दिखने में लग रहा होगा कि साइज में दोनों सेम लग रहे हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ रशिया इतना बड़ा है, अकेले ही बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, वो इतना बड़ा है नहीं। CSTO में 6 ही कंट्रीज है, वेराज नाटो में 22 कंट्रीज है।
ठीक है, ये प्रोटेस्ट वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया. सो व्हाट हैपेंड फाइनली, कजाक पाकिस्तान हैड requested the Russian led CSTO security bloc to intervene the anti government clashes. ठीक है ना, तो उन्होंने ये ट्वीट भी आ रहा था उस टाइम पे. ठीक है, सो ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस नाउ स्टार्टेड कमिंग. कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये सारे एरियाज है. ठीक है, दिस आर द एरियाज इन कजाकिस्तान जहां जहां पे प्रोटेस्ट चल रही है. ठीक है ना, ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सारे प्रोटेस्ट वाले एरियाज है. ठीक है, तो इन लोगों ने अपना वो दिखा दिया. इंडिया किसी का पार्ट नहीं है. ठीक है, हाँ, इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया. ठीक है, सो दे वेंट ऑन एंड उसके बाद 6 जनवरी CSTO ट्रूप्स अराइव्ड इन कजाकिस्तान. 6 तारीख को पहुंच गए. रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल 4 एज इट इज एन इंटरनल अनरेस्ट एंड नॉट एक्सटर्नल अग्रेशन. ठीक है, बट इट कैन बी जस्टिफाइड लेटर ऑन, आई विल टेल यू. इट इज द फर्स्ट टाइम CSTO ट्रूप हैज बीन डिप्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री. पहली बार. 2500 पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू कजाकिस्तान. 2500 लोग गए. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी फोर्सेस फायर्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स. देखा नहीं कौन क्या है, फायर कर दिया. क्यों, वहां के प्रेसिडेंट ने कहा था विदाउट वार्निंग फायर कर दो, मरने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, विदाउट वार्निंग यू कैन फायर. ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस फायर्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स. 26 पीपल एंड 16 पुलिस पर्सन्स डाइड इन दिस. मोर देन 10,000 हैव बीन डिटेन्ड. ठीक है, उनको पकड़ के जेल कर देंगे. ऑन 7 जनवरी गवर्नमेंट सेड दैट इन इट्स ऑर्डर कि अभी यहाँ पे जो है पीस एंड ऑर्डर हैज बीन रिस्टोर्ड, मेनली रिस्टोर हो गया. दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन कजाकिस्तान सिंस इट्स इंडिपेंडेंस. ठीक है, इससे पहले कभी नहीं हुआ. अब ये प्रोटेस्टर्स चाहते क्या है, अभी तक आपको मोर और लेस समझ में आ ही गया होगा. लोअर द फ्यूल प्राइसेस, ये तो अभी का नीड है. ठीक है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. इलेक्शन ऑफ रीजनल लीडर्स, करेंटली जो है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ना. ये चाहते हैं कि रीजनल लीडर्स जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो सबको जो है लोग इलेक्ट करे, इलेक्शन हो उनका, प्रेसिडेंट ना अपॉइंट करे, क्योंकि प्रेसिडेंट का ही जो इलेक्शन है वहां पे लोगों को फर्जी लग रहा है. डिमांड फॉर ouster of political forces that have ruled the country since 1991. दैट इज, हाँ, सूडो डेमोक्रेसी टाइप है. ठीक है, तो विदाउट एनी सब्सटेंशियल ऑपोजिशन ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, ये नूर ओटान जो है ये वो किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है. लोग अब पक चुके हैं इससे, लोगों को चाहिए कुछ चेंज. ठीक है, नाउ who's behind the protests? So Kazakhstan and Russia frame that the crisis is an attempt of a coup. ठीक है, what do you mean by a coup? तख्ता पलट बोलते हैं इसको हिंदी में. कू का मतलब होता है, ठीक है, कूप नहीं है ये, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग कू. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसा कजाकिस्तान और रशिया इन दोनों का ऐसा कहना था कि इट वाज एन अटेम्प्ट फॉर अ कू. ठीक है, ये किसने असिस्ट किया, फॉरेन टेररिस्ट ने. कौन है ये फॉरेन टेररिस्ट, नाम भी बड़ा है. ठीक है, US प्रेसिडेंट का बेटा हंटर बिडन. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ऐसा है कि कजाकिस्तान में जो करंट प्रेसिडेंट है उसके जैसे अभी मोदी जी है और ऑपोजिट में हमारे राहुल गांधी जी है, वैसे ही तरह यहाँ पे जो है ये टोकावे जो है, इसके जो सबसे बिगेस्ट चैलेंजर है वो है मौसिमो. ठीक है, ये मौसिमो है जो वहाँ का भी करेंटली सिक्योरिटी हेड है, सिक्योरिटी चीफ है वहाँ का, करंट मिलिट्री लीडर की तरह ही बोल सकते हो. ये है उसका बिगेस्ट चैलेंजर मौसिवो. और मौसिवो जो है ये बिजनेसमैन है वैसे. ठीक है, और सिक्योरिटी चीफ भी है. ये बिडन का बहुत अच्छा दोस्त है, हंटर बिडन का. तो इनकी एक फोटो भी आई थी. ठीक है, कि समथिंग इज गोइंग ऑन, वी आर मीटिंग अ लॉट, समथिंग लाइक दिस. तो ये है मौसिवो, ये है बिडन, ये उनके बेटे. ठीक है, हंटर बिडन. ठीक है, सो फोटो वाज आल्सो रिलीज्ड कि बिजनेस पार्टनर के नाम से देयर इज सम अदर प्लानिंग गोइंग ऑन. ठीक है, तो जिसके वजह से अब वो ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ इंटरनल थिंग. ठीक है, ये फॉरेन टेररिस्ट की वजह से हुआ है, इसके वजह से हमने आर्टिकल 4 रिवोक किया है. ठीक है ना. सो ये जो करीम मौसिवो है कजाकिस्तान के सिक्योरिटी चीफ, इनको भी अरेस्ट करके वो कर दिया है, सैक कर दिया है. नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर ट्रीजन. ठीक है, तो ये जो है न्यूज में उनके अल जजीरा. ठीक है, अल जजीरा ये सारे जितने भी सेंट्रल एशियन नेशन है और ये सब, उसने कुछ बोला नहीं, अरे किया है तो क्या बोलेगा वो. और ऐसे सब सिचुएशन में कोई किसी की सुनता नहीं है, बैठ गाड़ी में चुपचाप. नहीं, US ने कुछ नहीं बोला. अब डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया है ना, अब करेगा. ठीक है, ये तो एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं. ठीक है, ये तो एक टॉपिक बता रहा हूँ. देयर इज अनदर टॉपिक विच इज गोइंग ऑन बिटवीन
यूएसए और रशिया, ये दोनों यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं अभी फिलहाल। ठीक है, बिडेन ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन के ऊपर अभी हमला होने वाला है, रशिया हमला करने वाला है। द स्टेटमेंट वाज गिवन, तो समथिंग इज गोइंग ऑन देयर आल्सो विच इज लिटिल बिट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। टाइम बचेगा तो आज नहीं, कभी और विल डू दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, यूक्रेन का क्या है, यूएस और रशिया दोनों ही उसके पीछे क्यों है, एवरीथिंग। ठीक है, तो कजाकिस्तान ने जो है उनके फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ को प्रिजन के लिए गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, सो इस इनके अरेस्ट के बाद 11 जनवरी, अभी अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले, प्रेसिडेंट टोकावे अपॉइंटेड न्यू गवर्नमेंट विद फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अली खान। ठीक है, अली खान को उन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, सीएसटीओ जो अपने ट्रूप्स वहां पे भेजे थे, 48 आवर्स के अंदर उनका वहां से निकलना स्टार्ट हो गया। कंप्लीट पुल आउट डिक्लेयर्ड विद इन 10 डेज। ठीक है, इसका मतलब 21-22 तारीख तक वहां से सब लोग निकल जाएंगे। नाउ दे से कि पीस हैज बीन रिस्टोर्ड। ठीक है, क्लियर है टॉपिक? ओके।